सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया सर, थैंक यू इसके लिए। जय हिंद राजेश। सर दो तीन पॉइंट थे जिनको समझना था। दरअसल कल एक खबर आई कि चीन की तरफ से प्राइवेट आर्मियां जो हैं वो भी अपनी प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी अपनी आर्मी बनाने में लगी हुई हैं। इससे पहले हम वैगनर रूस के अंदर देख चुके हैं और कई और कंट्रीज भी हैं जहां पर इस प्रकार की प्राइवेट आर्मी रखी जाती है। चीन में ये चलन बढ़ रहा है, इसके पीछे का क्या कारण पॉसिबल है? क्या अपनी जो आवाम है या अपना जो वर्कर है उसके ऊपर कंट्रोल करना है या कुछ और? राजेश, गौरतलब बात है कि जब चीन आजाद हुआ था तो उसके समय से ही, उस समय से ही, मैं 1950 1960 की दशक की बात कर रहा हूं, तब से ही चीन में प्राइवेट आर्मी रखने को एनकरेज कर दिया गया। इसका बहुत बड़ा कारण उस वक्त ये था कि चीन की सरकार 1950-60 के दशक में उनकी रेवेन्यू और इनकम इतनी नहीं थी कि वो अपने पास एक रेगुलर आर्मी मेंटेन करें। तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो थी और पॉलिट ब्यूरो ने, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हर चीन का प्रांत या चीन की जितनी बड़े बड़े उद्योगपति हैं और चीन के बड़े बड़े जितने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब अपनी आर्मी रख सकते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण अभी भी ये है, जो शुरुआत की है इन्होंने हाल फिलहाल में, कि अगर जी चीन में कोई इंटरनल ट्रबल होता है तो आंतरिक सुरक्षा के लिए उनकी जो इंटरनल पुलिस है, इंटरनल जासूसी तंत्र है, उसमें ये लोग मदद करेंगे। एक और चीज क्या होता है कि ये सब कंपनियां जब इस तरह से फौज अपनी खड़ी करते हैं तो जी चीन की सरकार इनको बहुत तरह के सब्सिडीज देती हैं, अलग अलग तरह की टैक्सों में रियायत देती हैं। तो इन कंपनीज को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसे भी किसी कंपनी को अपने यहाँ पर सुरक्षा गार्ड तो रखना ही पड़ते हैं, ऐसे भी जी किसी कंपनी को अपने यहाँ फायर फाइटिंग क्रू रखना ही पड़ता है, ऐसे भी किसी कंपनी को अपने यहाँ पर फर्स्ट एड के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में एक पोस्ट बनाना ही पड़ता है। तो ये लोग उस काम में आ जाते हैं। हाँ, जहां तक भारत सरकार है, हमें चिंता सिर्फ इतनी है कि क्या चीन युद्ध के समय इन लोगों को तिब्बत में, यानी एलएसी में, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ युद्ध लड़ने के लिए डिप्लॉय करेगा। आकलन ये है कि ये लोग जो हैं, ये फिलहाल चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों में, मेनलैंड चाइना में, यानी बीजिंग के आसपास, हांगकांग के आसपास, चेंगडू के आसपास, वहीं पर अलग अलग कंपनियों में हैं। तो इनको अचानक से बिना हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग दिए या बिना हाई अल्टीट्यूड के लिए जो गर्म कपड़े होते हैं, जैसे ईसीसी कपड़ों की जरूरत पड़ेगी एलएसी पर, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट कपड़ों की, उनको लॉन्च करना इतना आसान नहीं होगा। ये पीएलए के लिए अक्साई चिन में या पीएलए के लिए अरुणाचल की बॉर्डर में कोई भी एसेट नहीं होंगे, ये लोग लायबिलिटी ही होंगे। वो मिलिट्री आंकलन है। जी राजेश। ठीक है। मेरे दो तीन पॉइंट है, मैं अलग अलग एंगल से चीजों को देखना चाह रहा हूं आज और समझना चाह रहा हूं आपसे। ये प्राइवेट आर्मी जो चीन की है उसे मैं वैगनर से कितना अलग मानूं? मैं उसे ईरान के हिजबुल्ला, हुती और हमास से कितना अलग मानूं? क्योंकि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, एक ट्रेंड शुरू हो चुका है। हमें यह मानना होगा कि आज देश जो है एक आर्मी के साथ कुछ ऐसे जिहादियों को खड़ा करना चाह रहे हैं जो आर्मी भी हो और आतंकी भी हो और वो वॉरफेयर में मदद करे। और हम देख चुके हैं कि वो क्या करते हैं, वो 7 अक्टूबर को हमने देखा है। तो क्या उस तर्ज पे चीन काम नहीं कर रहा है? क्या हमें ये ना माने? बेशक राजेश, आपने सही फरमाया। बहुत बड़ी संभावना है कि चीन भविष्य में इन लोगों का इस्तेमाल, इन प्राइवेट आर्मीज का इस्तेमाल दुनिया के दूसरे देशों में भी कर सकता है। जैसे कि ईरान कर रहा है हिजबुल्लाह का इस्तेमाल, ईरान कर रहा है हुती विद्रोहियों का इस्तेमाल। आपने वैगनर आर्मी का नाम लिया, रशिया कर रहा है, अमेरिका ने भी सीरिया में अपनी, सीआईए ने अपनी प्राइवेट आर्मीज को सीरिया में और अफ्रीका के कई मुल्कों में छोड़ा हुआ है। चीन ऐसे प्राइवेट आर्मीज का इस्तेमाल भविष्य में कर सकता है। लेकिन टिपिंग पॉइंट क्या होता है मैं बताऊं। टिपिंग पॉइंट होता है कि प्राइवेट आर्मी है बिना हथियार के,
बिना हथियार के ट्रेनिंग के, और एक प्राइवेट आर्मी होती है जिसमें आप उसको बढ़िया हथियार दे देते हो और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे देते हो, और उनको छोटी वाली जो टेक्टिकल ट्रेनिंग होती है कि प्लाटून लेवल पर, जी। सेक्शन लेवल पर, कंपनी लेवल पर कैसे ऑपरेट करना, इतना ट्रेनिंग दे देते हो। तो अभी देखना ये पड़ेगा कि क्या चीन अपनी इन प्राइवेट आर्मीज को हथियार, समझिए जैसे AK-47 है, लाइट मशीन गन है, हथगोले हैं, मुहैया कराता है, और क्या इनको सेक्शन लेवल पर, प्लाटून लेवल पर या कंपनी लेवल पर ऑपरेट करने की जो टेक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो देता है कि नहीं। अगर चीन ऐसा करता है तो ये एक बहुत बड़ी चेंज ऑफ लाइन होगी, और भारत सरकार को फिर इसके बारे में बहुत गंभीरता से, चिंता से सोचना पड़ेगा। ठीक सर, एक सवाल और है इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, क्योंकि यूएन आपको एक अधिकार देता है कि आप, इससे ज्यादा कानून है कि इससे ज्यादा आप आर्मी नहीं रख सकते। रखने के लिए भारत के पास भी 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है, 40 करोड़ की आप आर्मी रख लीजिए, लेकिन एक सिद्धांत है कि आपको इससे ज्यादा आर्मी नहीं रखनी है। तो क्या उन चीजों को छुपाने के लिए भी चीन इस प्रकार से इस प्रकार की आर्मी का गठन कर रहा है, प्राइवेट आर्मी का? क्योंकि उसे साफ पता है कि आने वाले वक्त में नेटो और अमेरिका के साथ उसको टकराना है, साथ कोई नहीं होगा। तो उस लिहाज से भी क्या चीजों को आज हम दो फौजी देख सकते हैं? बेशक चीन जो है अलग अलग तरीके से अपनी मिलिट्री तैयारियों को छुपाता है। चीन क्या करता है कि जैसे PLA की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, उस पे खास तौर से क्या करता है कि वो अपनी जो स्टेट एजेंसीज हैं उनको बोलता है जी। कि आप स्टेट लेवल पर फोर्सेस मेंटेन करो। तो जैसे शिंगजियांग प्रोविंस है, शिंगजियांग प्रोविंस में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो लोकल शाखा होती है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर को मेंटेन करती है, और जरूरत पड़ने पर वो PLA की आर्मी को ज्वाइन कर सकती है। इसी तरह से चीन ने बहुत बड़ी तादाद में एक फोर्स खड़ी की है, जिसका कि अंग्रेजी में रूपांतरण ऐसे कर सकता हूं कि बॉर्डर गार्ड्स, जैसे जी। हमारी BSF है या हमारी ITBP है। तो क्या है कि बॉर्डर गार्ड्स के नाम पर चीन ने इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी है कि वो जो है युद्ध के मैदान में जी। जाकर रेगुलर जो PLA की फौज है उनको मदद कर सकती है। उनको तो मदद कर भारत की सकती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज इसका खोज खबर रखती है, और हमने भी उस तरह के प्रिकॉशंस लिए हुए हैं इनको काउंटर करने के लिए। जी। सर, मेरा एक आखिरी पॉइंट है जो मैं समझना चाहूंगा आपसे, वो अवाक्स को लेकर है। खबरें 2-3 दिन से चल रही हैं कि पाकिस्तान के पास 9 अवाक्स की संख्या पहुंच चुकी है, भारत 5 को पार नहीं कर पा रहा है। क्या हम दुश्मन को हल्के में ले रहे हैं? क्या हमें अवाक्स की जरूरत नहीं है सर? राजेश, इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक अवाक विमान की कोशिश 1985 से कर रही है। पिछले 30 साल से इंडियन एयरफोर्स की बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे पास भी एक अवाक या कम से कम एक AEW विमान हो। तो इसमें हमें कुछ हद तक सक्सेस मिली है। दिक्कत ये आ गई कि भारत ने नाना कारणों से ये डिसीजन लिया कि हम पूरा का पूरा अवाक जो सिस्टम है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसको भारत में ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो DRDO की अलग अलग लेबोरेटरीज हैं और भारत सरकार के अलग अलग उपक्रम हैं, वो पिछले 20 साल से, पिछले 10 साल से लगे हुए हैं। काफी कामयाबी मिली है। हमने नेत्रा विमान बना लिया है, हमने IL-76 के प्लेटफॉर्म पर एक अवाक बना लिया है। सिर्फ ये है कि इनको फाइनल ट्रायल करके इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो अब इनका प्रोडक्शन चालू हो गया है। आने वाले 5 से 6 साल में इंडियन एयरफोर्स को जितने भी अवाक या AEW विमान चाहिए हमारे पास होंगे। मतलब दुश्मन इंतजार करेगा कि भारत अवाक्स ना बना ले, तब तक मैं हमला ना करूं। हाँ राजेश, ये थोड़ा हमारा देखिए, हमारी एयरफोर्स को सामना करना है चीन की एयरफोर्स के साथ, और चीन की एयरफोर्स के जो अवाक हैं हमने जो भापा है
वो उनके पास तादाद में तो अच्छे हैं, लेकिन शायद ऑपरेशनली उतने बढ़िया नहीं है। हम उनको देख लेंगे तिब्बत सीमा पर। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अच्छी तादाद में अवाक विमानों को अलग अलग देशों से आयात किया है। जी उनकी कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, ऑपरेशनल इस्तेमाल भी अच्छा है। लेकिन हम पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में थोड़ा 20 या 21 पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम है जी पश्चिमी सीमा पर, वो बहुत बढ़िया है। पश्चिमी सीमा पे हमने करीबन 7 या 9 जगह पर ग्राउंड बेस्ड रेडार लगाए हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर 300-400 किलोमीटर दूरी तक देख सकते हैं। तो फिलहाल जो अवाक की हमारी एक आकांक्षा है, ख्वाहिश है, उसको हम ये 7, 8, 9 लॉन्ग रेंज ग्राउंड बेस्ड रेडार से काफी हद तक कंपनसेट कर रहे हैं। चलिए सर, मुझे एक फौजी होने के नाते यही सिखलाई दी गई है कि दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो और उसकी तैयारियों को भी कभी कमजोर मत समझो। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं को समझाने के लिए सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद राजेश।